तो भाई लोग, इंडिया में फुटबॉल का क्रेज पिछले 5-10 साल में तो डेफिनेटली बढ़ा है। बट कोई चीज अगर नहीं बढ़ी है तो वो है हमारा ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट, हमारा ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस। तो इस वीडियो में आज हम इसी बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे 7 टेक्निक्स, 7 ऐसी चीजें जो हम मे बी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और मे बी इसके वजह से हमको अगले 5-10 साल में इंडियन फुटबॉल में असली ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो अगर आप फुटबॉल के लवर हो, इंडियन फुटबॉल के सपोर्टर हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। मे बी आपको इसके साथ में से एटलीस्ट 3 चीज तो ऐसे समझ में आएगी जो मे बी हम रियल टाइम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और जिससे इंडियन फुटबॉल में आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे एक बात तो पक्की है कि इंडिया में टैलेंट की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो गोवा, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, केरला, साउथ इंडिया, इवन हैदराबाद, जम्मू कश्मीर से रिसेंटली हमको यहाँ पे काफी सारे टैलेंट्स देखने को मिले हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, ये जो टैलेंट है उसको हम सीज नहीं कर पाते और वो टैलेंट वेस्टेड रह जाता है। जो हमारे क्लब्स भी है आईएसएल वगैरह के, वो भी शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। और यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 1 आता है। नंबर 1 पॉइंट ये है गाइस कि यहाँ पे मैं स्कूल से जो टैलेंट निकल के आता है, अगर आप देखो तो अंडर 10, अंडर 12, अंडर 8, यहाँ तक कि यूरोप में तो अंडर 6 यानी कि 6 साल से भी बच्चे कॉम्पिटेटिव फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली हमको ये देखने नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि स्कूल्स को हम मे बी इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। स्कूल्स को हम बोल सकते हैं कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ाओ, मे बी कोई कॉम्पिटिशन रखो, कोई कॉम्पिटेटिव अगर टूर्नामेंट स्कूल्स करेंगे, आपस में खेलेंगे, तो इससे क्या होगा, बच्चे लोगों की टेक्निकल एबिलिटीज इंप्रूव होगी और एक फाउंडेशन लेआउट कर सकते हैं हम लोग राइट फ्रॉम द यंग एज, जो कि फुटबॉल के टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट एज होती है अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, अंडर 13। तो अगर यहाँ पे हम हमारे जो फुटबॉल टैलेंट है इनकी टेक्निकल एबिलिटीज अच्छी कर पाए, मे बी कोई स्कॉलरशिप वगैरह आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके बात कर सकते हो। AIFF स्कूल्स के बीच में कोई पार्टनरशिप वगैरह हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाए अंडर 10, अंडर 13, अंडर 8 लेवल में, तो यहाँ पे एक पाइपलाइन तैयार हो सकती है रॉ फुटबॉल टैलेंट की। दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप रॉ टैलेंट की बात करो तो रॉ टैलेंट को गाइज नर्चर कौन करता है? अगर उस टैलेंट को राइट लेवल पे, राइट टाइम पे अच्छी कोचिंग मिल जाए, प्रोफेशनल कोचिंग मिल जाए, तो वो टैलेंट और भी अच्छा हो सकता है। और हमारा यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 यही होगा, इंडिया में जो गाइज कोचिंग का लेवल है वो काफी इनकंसिस्टेंट है, काफी अनरेगुलेटेड है। तो यहाँ पे AIFF और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री वगैरह को मिलकर मे बी कोई रूल्स वगैरह हो सकता है लाने हो। आई डोंट नो ये ऑलरेडी मेंशन है या नहीं है AIF के रेगुलेटेड रूल्स में, बट मे बी UEFA A लाइसेंस कोच, UEFA B लाइसेंस कोच, प्रो कोच, ऐसे कुछ लाके जो भी हमारी लोकल ग्रुप्स है, लोकल क्लब्स है, या फिर जो भी लोकल काफी सारे हमारे स्कूल्स होते हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं अंडर 8, अंडर 10, अंडर 13 लेवल्स पे। पर उनके जो कोचेस होते हैं वो कहाँ से होते हैं, ज्यादातर लोग को नहीं पता है। क्या वो कोई प्रोफेशनल फुटबॉल लेवल का प्लेयर है भी या नहीं है, क्या उसको फुटबॉल की टैक्टिकल नॉलेज है नहीं है, ये सब हमको नहीं पता होता है। तो मे बी कोचिंग है जहाँ पे हमको इसको प्रोफेशनल करना पड़ेगा। UEFA A लाइसेंस कोच, B लाइसेंस कोच, या फिर AIFF के भी अलग अलग लेवल के, AFCF के भी अलग अलग लेवल के कोचिंग होते हैं, बैजेस होते हैं, तो वो हमको प्रोफेशनलाइज करना होगा। तो अगर रॉ टैलेंट को राइट टाइम पे राइट कोचिंग मिलेगी तो वो और भी बेटर हो जाएगा। एंड दैट इज वाई ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। तीसरा पॉइंट, तो गाइज अब हमने फुटबॉल टैलेंट को नर्चर तो कर दिया, राइट एज पे नर्चर कर दिया, राइट कोचेस मिल गए, लेकिन ये लोग खेलेंगे कहाँ? तो यहाँ पे हमारा थर्ड पॉइंट आता है, स्टेडियम्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेडियम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें गाइज, तो इंडिया में आपको पता ही होगा, क्रिकेट के अलावा कोई भी स्पोर्ट्स की आप बात कर लो, आई डोंट थिंक कोई भी एक स्पोर्ट आता है जो क्रिकेट को टक्कर दे सकता है। तो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हर एक स्पोर्ट्स का अदर देन क्रिकेट इतना गंदा है कि प्लेयर्स के पास खेलने के लिए कुछ ग्राउंड्स ही नहीं होते। और ज्यादातर इंडिया में जो ग्राउंड्स होते हैं गाइस, वो ओलंपिक लेवल ग्राउंड होते हैं, वो मल्टीपर्पज ग्राउंड होते हैं, वहां पे दूसरे स्पोर्ट्स भी खेले जाते हैं। वर्सेस अगर आप यूरोप में चले जाओ तो वहां पे प्रॉपर फुटबॉलिंग ग्राउंड होते हैं। हर एक एरिया में, छोटे से छोटे एरिया में आपको 10-10 फुटबॉल ग्राउंड मिल जाएंगे। तो इंडिया में फुटबॉल ग्राउंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना पड़ेगा। और फुटबॉल ग्राउंड सिर्फ फुटबॉल खेलने के लिए नहीं होते। मॉडर्न फुटबॉल में वहां पे जिम्स होती है, फैसिलिटीज होती है, रिहैब वगैरह होते हैं। खेलने के बाद जो फुटबॉलर्स आजकल काफी ज्यादा रिलैक्सेशन करते हैं, काफी साइंस इन्वॉल्व होता है। मुझे इतना कुछ पता है नहीं इस चीज के बारे में, बट काफी ज्यादा आफ्टर फुटबॉल एक्टिविटीज हो सकता है जिसको रिकवरी वगैरह कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी। अगर प्रॉपर फुटबॉलिंग स्ट्रक्चर होगा, प्रॉपर फुटबॉल स्टेडियम होगा, सिंथेटिक पिचेस की जगह अगर नेचुरल पिचेस ज्यादा होगी, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स को भी यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, पॉजिटिव फ्यूचर दिखेगा कि भाई हाँ ऑफकोर्स हमको खेलने के लिए इनफ जगह है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ तो वहाँ पे 10 लोग रनिंग कर रहे हैं, 10 लोग कुछ और कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह हो रहे हैं स्टेडियम्स में। तो अगर हमारे पास प्रॉपर फुटबॉलिंग ग्राउंड होगा तो दैट विल बी अ गुड थिंग। एंड दैट इज वाई ये हमारा थर्ड पॉइंट है। चौथा पॉइंट गाइस, यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा बाय कोटिंग नौशाद मूसा, जो हमारे अभी अंडर 23 टीम के कोच है। रिसेंटली उन्होंने कहा जो हमारी अंडर 23 टीम ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इवन कतर के जो FA प्रेसिडेंट वगैरह उन लोगों ने भी हमारी इंडियन अंडर 23 टीम को काफी तारीफ की। बट प्रॉब्लम ये गाइस कि नौशाद मूसा ने यही बोला कि ये हमारी परफॉर्मेंस तो अच्छी थी, हम क्वालिफाई नहीं हो पाए, नो वरीज,
बट प्रॉब्लम हमारी अब स्टार्ट होती है कि ये जो अंडर 23 का जो टैलेंट है, जिन्होंने इतने अच्छे परफॉर्मेंस दिए, मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद अयमन, विबिन मोहनन, ये सारे टीममेट्स जो भी ये भी प्लेयर्स है, ये अब आईएसएल में जाके बेंच वार्म करेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 यही है कि यूरोपियन लेवल में गाइज ए टीम होती है, बी टीम होती है, अंडर 23 यूथ लेवल टीम्स होती है, और उनका फुल ऑन फ्लेज ऑर्गेनाइज यूएफा चैंपियंस लीग, यूएफा यूथ लीग जिसको बोला जाता है, वो कंपटीशन होता है। और ऐसा नहीं कि वो बिहाइंड क्लोज डोर हो रहा है, वहां पे अच्छे खासे पॉपुलेशन आती है स्टेडियम्स में उनको देखने के लिए। यूएफा यूथ चैंपियनशिप को भी लोग देखते हैं। तो अब वहां पे तो हम स्टेडियम्स एंड फैंस को कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया से। अंडर 23 को ना कोई देखना चाहिए तो हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ये मेक श्योर कर सकते हैं जो हमारे आईएसएल क्लब्स हैं वो अंडर 23 प्लेयर्स को चांस दे, या फिर अपनी एक बी टीम बनाए। बिकॉज अभी आप देखोगे तो ज्यादातर टीम्स जो है आईएसएल, आई डोंट थिंक पूरी 12-13 जितनी भी टीम्स है, आई डोंट थिंक हर एक टीम की एक बी टीम है या रिजर्व टीम है या अंडर 23 लीग्स वो खेल रहे हैं। आई डोंट थिंक ऐसे कुछ मिनिमम टीम्स ही हैं जो कि अपने यंग प्लेयर्स को फिल इन कर रहे हैं। मे बी मुंबई सिटी है, बेंगलुरु एफसी, ये सारे कुछ अच्छा काम करते हैं, मोहन बगान ईस्ट बंगाल हो गए। बट इवन देन सो आई डोंट थिंक वो रेगुलरली ये सारे प्लेयर्स को खिलाते हैं या उनको चांस देते हैं प्रोफेशनल लेवल। तो एक चीज है हमारी कि अगर अंडर 23 टीम को हम प्रोफेशनल लेवल फुटबॉल नहीं खिलाएंगे तो आपको आगे का जो फ्यूचर डेवलपमेंट है वो फुटबॉल में बिल्कुल नहीं दिखने वाला है। तो यही है हमारा पॉइंट नंबर 4। क्विक रिमाइंडर गाइस, अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं ऐसे वीडियोस फुटबॉल के ऊपर बनाते रहता हूँ। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिल रहा है, कुछ भी नई चीज यहाँ पे जानने को मिल रही है इंडियन फुटबॉल के बारे में, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5 है गाइस यहाँ पे फॉरेन एक्सपोजर, यानी कि इंडियन प्लेयर्स को हम जितना हो सके उतना आप फॉरेन में ट्रेन करो, फॉरेन में कोच करो। अब यहाँ पे हम सबको पता है कि फॉरेन कंट्रीज में भी इंग्लैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, ये सारी कंट्रीज अभी इंडियन प्लेयर्स को तो ऑब्वियसली साइन नहीं कर रहे हैं। बट हमको धीरे धीरे एक ट्रेंड बढ़ता हुआ दिख रहा है कि इंडियन प्लेयर्स, स्पेशली यंग प्लेयर्स जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज जो कि लोअर रैंक्ड यूरोपियन नेशंस में काउंट होते, वहां के सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवीजन में साइन कर रहे हैं। एंड इवन अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ डिवीजन में आप खेल रहे हो यूरोप के, तो इट इज बेटर देन प्लेइंग इन आईएसएल। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आईएसएल में खेलना इज बेटर, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप यूरोप की अगर सेकंड, थर्ड और फोर्थ डिवीजन की भी अगर आप फुटबॉल लेवल, फुटबॉल स्किल्स की बात करो, प्लेयर्स की बात करो, तो इट इज मच बेटर देन द इंडियन काउंटर पास जो हमारे आईएसएल में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप देखा जाए ना गाइस, आईएसएल का गेम जो होता है वो काफी स्लो पेस्ड होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। अगर आप कंपेयर करो फुटबॉलिंग टर्म्स में, टेक्निकल एबिलिटीज की बात करो, तो आईएसएल का गेम जो होता है वो काफी स्लो पेस्ड होता है अगर आप यूरोपियन लेवल गेम्स की बात करो। एंड दैट इज वाई जो हमारे नेशनल प्लेयर्स है जो आईएसएल से निकल के आते, उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है जब वो इंटरनेशनल गेम्स खेलते हैं, क्योंकि अचानक से एकदम फास्ट पेस हो जाता है, और जो हमारे की पोजीशंस होते हैं उसके प्लेयर्स आईएसएल की टीम के लिए खेलते नहीं है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो हमारे की पोजीशंस है, स्ट्राइकर्स, मिडफील्डर्स, क्रिएटिविटी जो बनाते हैं गेम को, उनको मे बी कोई एमओयू आप साइन कर सकते हो। मे बी एशियन लेवल टीम्स भी जो वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, कोरिया, जापान तक भी अगर आप उनको भेजना चाहो तो भेज सकते हो। 6 महीने की कोई एमओयू साइन कर लो, कोई पार्टनरशिप डीलिंग साइन कर लो, कोई वहाँ के क्लब्स जो होते हैं लोकल क्लब्स में भी उनके साथ कोई डील साइन कर लो कि यार हमारे ये 6 प्लेयर्स हैं अंडर 23, काफी अच्छा टैलेंट है, जैसे मोहम्मद सोहेल हो गए, उनको आप 6-8 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेज दो। फर्क नहीं पड़ता अगर वो फर्स्ट टीम के लिए खेल रहे हैं, नहीं, इवन अगर वो रिजर्व टीम के लिए खेल रहे हैं तो काफी अच्छा एक्सपोजर होगा। एंड दैट इज वाई ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है। एक और चीज है गाइज जो है पॉइंट नंबर 6, जो कि आई डोंट थिंक इवन जो फुटबॉल के बारे में लोग बात करते हैं वो इतना फोकस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, वो है इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स का स्टैमिना। अगर आप इंडियन नेशनल टीम को देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे किस बारे में बात करूँ। तो काफी शॉर्ट पॉइंट है यहाँ पे। इंडियन नेशनल टीम के प्लेयर्स जो भी होते हैं आईएसएल में भी आप देखोगे कि 55, 65, 75 मिनट मैक्सिमम वो खेलते हैं। उसके बाद आप देखोगे तो काफी ज्यादा क्रैम्प्स हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये प्लेयर्स ने पिछले 10-15 गेम्स में, डेज में काफी सारे मैचेस खेले हैं, ऐसा नहीं होता है। वन ऑड मैच भी होता है अगर एक महीने में एक बार, तो उसमें भी हमारे काफी सारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं वो थक जाते हैं 75-80 मिनट्स बाद। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 6 आता है कि स्पोर्ट्स साइंस को इंक्लूड करना होगा। आजकल काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है फुटबॉल में, जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह, काफी अलग अलग लेवल की रिकवरीज होती है, साइंटिफिक मेथड्स, डेटा एनालिज्म, कौन कितना प्लेयर है, कैसे भाग रहा है, कितना किलोमीटर्स भाग रहा है। तो ये सारी चीजों से फुटबॉल प्लेयर्स की आप स्ट्रेंथ कंडीशनिंग कर सकते हो। मे बी देख सकते हो कौन प्लेयर कितना एबल्ड है, नॉट एबल्ड है, मे बी उनकी डाइट में क्या चेंजेस वगैरह लाना है। तो ये होगा पॉइंट नंबर 6 की साइंस एंड फुटबॉल को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, और ये मैंडेटरी करना पड़ेगा कि हर एक क्लब को ये सारी चीजें इंक्लूड करना होगा।
और गाइज यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 7 आता है, जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है, और यहाँ पे वीडियो खत्म हो जाएगा। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। पॉइंट नंबर 7 गाइज ये ऑब्वियसली जो कि आईएसएल। आईएसएल अभी जो हमारा चल रहा है वो फाइनेंशियली काफी अनस्टेबल है, और अगर आप करेंट फुटबॉलिंग सिनारियो से वाकिफ हो तो आपको पता ही होगा कि आईएसएल को यहाँ पे बंद करने तक की बात चल रही है। अब तो एआईएफएफ ने न्यू बिड्स इनवाइट की है, बट ये न्यू बिड्स इनवाइट करने के बाद भी, न्यू स्पॉन्सर्स मिलने के बाद भी हमको ये नहीं पता है कि इंडिया का डोमेस्टिक फुटबॉल स्ट्रक्चर जो है आईएसएल जो है वो हमको वापस देखने को मिलेगा, या फिर कोई नई लीग स्ट्रक्चर, नई लीग हमको यानी राइट फ्रॉम जीरो हमको वापस से स्टार्ट यहाँ पे में भी देखने को मिल सकता है डोमेस्टिक लीग में। तो कोई भी नेशनल टीम के लिए, कोई भी नेशनल कंट्री के लिए एज अ फुटबॉलिंग एनवायरनमेंट ये अच्छा नहीं होता है कि 14-15 साल एक लीग चले और फिर उसके बाद आप बोलो कि एक नई लीग जनरेट हो रही है, नई टीम्स के साथ हो रही है। काफी हमको ये भी सुनाई दे रहा है कि कुछ कुछ टीम्स बंद भी हो सकती है अगर आईएसएल बंद हो जाए। तो ऐसे में फुटबॉल प्लेयर्स के माइंड में भी ये दिमाग आता है, यंग प्लेयर्स के माइंड में भी ये पॉइंट आता है कि क्या फुटबॉल एक सस्टेनेबल करियर है। बिकॉज अगर आप देखो गाइस, फुटबॉलिंग प्लेयर्स का जो करियर होता है वो ज्यादा लंबा नहीं होता है। मे बी मैक्स टू मैक्स 25-23 से अगर उन्होंने प्रोफेशनल खेलना स्टार्ट कर दिया तो मैक्स टू मैक्स 37-38-39 अगर ज्यादा इलोंगेट कर दिया, रोनाल्डो वगैरह के लेवल के प्लेयर्स है तो 15-20 ईयर्स मैक्स इनका करियर होता है। और अगर ऐसा लीग स्ट्रक्चर हमको मिले जिसकी कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो तो इससे स्पॉन्सर्स भी अट्रैक्ट नहीं होते। और अगर आप पैसे नहीं दोगे डोमेस्टिक फुटबॉल में, खासकर इंडिया जैसी बड़ी कंट्री में जहाँ पे पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है क्रिकेट के अलावा कोई भी स्पोर्ट्स में, तो गाइज फुटबॉल आगे कैसे बढ़ेगा। एंड दैट इज वाई ये हमारा पॉइंट नंबर 7 है। सो गाइज ये था हमारे पॉइंट्स, कुछ 7 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बताया इंडियन फुटबॉल को मे बी आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर इन 7 पॉइंट्स में से आपको कोई भी एक पॉइंट या 2-3 पॉइंट ऐसे लगे जो मैं सही बोल रहा हूँ, मे बी आपको लगता है एज अ फुटबॉल फैन इंप्लीमेंट हो सकता है, होना चाहिए, अभी नहीं हो रहा है, तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।